बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ नेमिंग रिएक्शन और उससे रिलेटेड रिएजेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो रिएजेंट में कुछ रिएजेंट बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और उन्हीं के एप्लीकेशन में अगर आप देखें तो नेमिंग रिएक्शन सारे आते हैं। तो मैं एक एक करके नेमिंग रिएक्शंस को एक्चुअली डील करने वाला हूं इस सेगमेंट में, लेकिन उस नेमिंग रिएक्शन में जाने से पहले मैं कुछ बेसिक रिएजेंट के बारे में बातचीत कर लेता हूं। जैसे एक रिएजेंट है PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड अगर आप केमिकल बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट से देखें तो PCl5 का जो स्ट्रक्चर होता है और हाइब्रिडाइजेशन वो sp3d2 होता है, सॉरी sp3d होता है और इसका स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल या हेक्साहेड्रल। ये इक्वेटोरियल पोजीशन है और ये एक्सियल पोजीशन है। एक्सियल पोजीशन इलोंगेटेड होता है, यानी एक्सियल पोजीशन का जो बॉन्ड लेंथ है वो लॉन्गर है इक्वेटोरियल के कंपेयर में। ये केमिकल बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट से हम लोग जानते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेस पर। तो ये हाइब्रिडाइजेशन बना है। अब आप समझिए बात को, अगर हम PCl5 को हीट कर दें तो फास्फोरस और क्लोरीन के बीच का जो इलोंगेटेड बॉन्ड लेंथ है, यानी ये एक्सियल वाला, एक्सियल पोजीशन कहलाते हैं ये। तो एक्सियल पोजीशन जो होता है वो ब्रेक हो जाता है और हीट की वजह से होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होता है। होमोलिटिक बॉन्ड फिजन में होता ये है कि फास्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में बॉन्डिंग हुआ होगा। तो होमोलिटिक बॉन्ड फिजन का मतलब क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को मिल जाएगा, फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन फास्फोरस को मिल जाएगा। तो अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि अब हमारे पास जो स्ट्रक्चर आया है वो एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां, साथ में दो क्लोरीन फ्री रेडिकल मिले। ये टूट गया, ये ब्रेक हो गया, ये होमोलिटिक बॉन्ड फिजन हो गया। तो PCl5 हमेशा याद रखिएगा, जब कभी भी हीट दिया जाता है तो वो ब्रेक हो जाता है PCl3 में और दो क्लोरीन में। PCl3 में फास्फोरस के पास ये दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनको आप एक साथ मिलाकर लोन पेयर भी कह सकते हैं, और साथ में आपको दो क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स मिलते हैं। या आप चाहें तो ये कह सकते हैं कि ये दोनों कंबाइन होकर क्लोरीन गैस बना सकते हैं। दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन का कोवैलेंट बॉन्ड यानी शेयरिंग करके क्लोरीन गैस बना सकते हैं। इसीलिए PCl5 को कई बार कहा जाता है क्लोरीन डोनेटिंग एजेंट। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास स्ट्रक्चर के बेस पर कि PCl5 जब भी हीट किया जाएगा PCl3 बनेगा, फास्फोरस पे एक लोन पेयर आएगा, साथ में क्लोरीन गैस रिलीज होगी। तो आप हमेशा याद रखिएगा PCl5 को हीट करने पे क्लोरीन गैस रिलीज होती है। तो ये क्लोरीन डोनेटिंग एजेंट हो गया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में PCl5 का जो फंक्शन है वो सिर्फ क्लोरीन गैस को रिलीज कराना नहीं है, बल्कि यहां पर इस लोन पेयर की वजह से फास्फोरस अपने इन दोनों इलेक्ट्रॉन के बेस के ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करता है। इसलिए हम लोग लिखेंगे ऑक्सीजन एक्सेप्टिंग स्पेसीज।
यानी PCl5 में आप दो बातें याद रखें, क्लोरीन रिलीज करेगा, ऑक्सीजन एक्सेप्ट करेगा। बस PCl5 के बारे में आपको इतना ही जानना है, क्लोरीन रिलीज, ऑक्सीजन गेन। तो स्ट्रक्चर से ये सारी चीजें हो गई। तो आप PCl5 के बारे में जो चीज जानते हैं एग्जैक्टली सेम चीज मैं बता रहा हूं। दूसरा रिएजेंट है हमारे पास, पहला तो हो गया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, दूसरा हो गया SOCl2 थियोनील क्लोराइड। इसका भी वही काम है, सेम। ये भी क्लोरीन गैस रिलीज करता है। इसके स्ट्रक्चर में जो ये Cl2 दिख रहा है, ये क्लोरीन गैस रिलीज हो जाती है, ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करके ये कन्वर्ट हो जाता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस में। यानी दिस इज ऑल्सो क्लोरीन डोनेटिंग एजेंट एंड ऑक्सीजन एक्सेप्टिंग एजेंट। तो जिस तरह से PCl5 काम करेगा उसी तरीके से थियोनाइल क्लोराइड काम करेगा, SOCl2। तो इन दोनों का फंक्शन एक जैसा है। खैर, इस वक्त हम लोग PCl5 को पढ़ रहे हैं, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल थियोनाइल क्लोराइड का भी हम लोग देख लेंगे। तो आपको करना क्या है वो सुनिए। PCl5 को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो हमें ऐसा सबस्ट्रेट लेना है जिसमें ऑक्सीजन हो। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, फंक्शनल ग्रुप में ऑक्सीजन आते हैं। कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं जहां ऑक्सीजन होते हैं, उनमें एल्कोहल आपको मिलेगा। तो मैं फंक्शनल ग्रुप की बात कर लेता हूं। ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है एल्कोहल का, जहां ऑक्सीजन आपको दिख रहा है। दिस इज एल्कोहल। अगर हमने इस पर रिएक्शन करा दिया PCl5 से, हीट के साथ, तो आप पहले जानो होता क्या होगा। इस PCl5 में से आपको PCl3 मिला होगा विथ, इसको हम अलग अलग दिखलाते हैं। रियल में अगर आप देखें तो ये दोनों और इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में हैं। ये पूरा का पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगा, इसलिए उतना डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं। सिर्फ आप जानो कि हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट से इसका हाइब्रिडाइजेशन आया था sp3d। तो उसका मतलब ये हुआ कि 3 बॉन्ड तो बना रखा है, यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड बनाया है, s ऑर्बिटल ने, px और py ने मान लो। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन pz में बचा हुआ होगा और यहाँ d का कोई भी ऑर्बिटल चुन लो, मान लो z² या x² - y², जनरली z² होता है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो ये अलग अलग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए मैंने इनको एक साथ लोन पेयर नहीं माना। तो PCl5 के स्ट्रक्चर से आपने देखा था कि दोनों जो एक्सियल पोजीशन था वहां के इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के पास आ गए थे। अब आपको यह भी पता था कि 2 क्लोरीन मिले हैं हीट करने पर। अब मैं क्या बता रहा हूं सुनिए। ये एल्कोहल पर भी फ्री रेडिकल होगा रिएक्शन। यानी आप सीधा सा कॉन्सेप्ट ये जाने कि PCl5 ऑक्सीजन को यहां से ट्रैप कर लेगा, यानी ऑक्सीजन को यहां से हटा देगा। जब ऑक्सीजन हटेगा तो क्या बनेगा वो सुनो। कार्बन का अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास, इस ऑक्सीजन पर 2 इलेक्ट्रॉन, और इस हाइड्रोजन पर अपना 1 इलेक्ट्रॉन।
तो जिस तरीके से मैंने यहाँ आपको सिखाया था कि आप ये मान लीजिएगा कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ अगर फास्फोरस पे है तो लोन पेयर, वैसे ही यहाँ पर आपको मानना है कि ऑक्सीजन के पास ये दो सिंगल इलेक्ट्रॉन मिलाकर लोन पेयर बना लिया और हाइड्रोजन के पास एक। अब देखो कितना आसान हो गया, ये दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और शेयर करके प्रोडक्ट बनाएगा POCl3। स्ट्रक्चर देखना चाहें तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, फास्फोरस में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पांचों बॉन्ड बना रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5, 4 सिग्मा 1 पाई। खैर अब देखो ये वाला H इस Cl के साथ HCl और कार्बन इस क्लोरीन के साथ RCl। तो ये तो थोड़ा बहुत हमने मैकेनिज्म के साथ आपको समझाने की कोशिश की, आगे हम थोड़ा जल्दी जल्दी रिएक्शन को समझा देंगे कि हुआ क्या होगा। चलो अब हम लोग जल्दी से रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन ये था कि मैंने कहा था कि अगर एल्कोहल हो और एल्कोहल का रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं PCl5 से, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से, तो इसको चाहिए बेटा ऑक्सीजन। तो समझो ना, ये दोनों के दोनों बॉन्ड टूट गए हैं, ऑक्सीजन अलग हो गया है और वो ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर लिया है और साथ में ये 2 क्लोरीन निकाला, एक क्लोरीन इस H से, एक क्लोरीन इससे। इसी को हम लोग कहेंगे अल्काइल हैलाइड। मैंने इन जनरल नाम रख दिया है अल्काइल, और ये हेलोजन है तो हेलोजन का हैलाइड। वैसे क्लोरीन है, आप क्लोराइड भी लिख सकते हैं, अल्काइल क्लोराइड। तो एल्कोहल को हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया है अल्काइल हैलाइड में। अब सवाल उठा, ऑक्सीजन तो इथर वाले फंक्शनल ग्रुप में भी है, इधर R मान लो, इधर हो सकता है अलग नंबर ऑफ कार्बन हो तो R', दोनों की तरफ अलग अलग कार्बन होंगे। PCl5 वापस हीट कर दिया, ऑक्सीजन निकल गया बेटा, POCl3, दो अल्काइल हैलाइड बने, ये R एक क्लोरीन के साथ, फिर वो R' दूसरे क्लोरीन के साथ। तो यहां पर आपको मिक्सचर ऑफ अल्काइल हैलाइड मिल गया। चलिए और सोचते हैं, ऑक्सीजन कहां है भाई, ये इथर था, और कहां है, क्या एल्डिहाइड में है? एल्डिहाइड में क्या होगा, ध्यान से देखो, एल्डिहाइड में क्या होगा कि यहां से ये दोनों के दोनों बॉन्ड ब्रेक होंगे, तब ऑक्सीजन अलग होगा, और यहां कंप्लीटली ऑक्सीजन को अलग कराना मोटिव है। तो जब आप 2 बॉन्ड ब्रेक कर देंगे तो यहां पर 2 डॉट आएगा और यहां पे 2 डॉट आएगा। उसके बाद ये ऑक्सीजन तो चला जाएगा यहां POCl3 बेटा, क्लोरीन के पास 2 डॉट है, एक क्लोरीन आकर एक डॉट के साथ, मतलब डॉट मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन जो क्लोरीन का है वो इसके साथ, यानी आपको मिल जाएगा डाई हैलाइड। ये बॉन्ड वैसे ही रहेंगे, ऑक्सीजन वाला बॉन्ड ब्रेक होगा बेटा, ध्यान से समझो, ऑक्सीजन वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ डॉट, फिर ये टूटेगा, यहाँ डॉट, दोनों बॉन्ड टूट गए, ऑक्सीजन अलग चला गया, 2 क्लोरीन थे, दोनों क्लोरीन आकर जुड़ गए। तो आपको एल्डिहाइड से मिलेगा डाईहैलाइड। कीटोन में भी ऐसा ही होना है,
कीटोन में भी ऐसा ही होना है। चलो मैं ऊपर दिखला दूंगा कीटोन। चलो चौथा है हमारा फंक्शनल ग्रुप, दिस इज कॉल्ड कीटोन, आर सी डबल बॉन्ड ओ, दिस इज आर डैश। कीटोन किससे रिएक्शन करा रहे हैं? PCl5 से। क्या हो रहा है? ये दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ R बचेगा, यहाँ C बचेगा, यहाँ R डैश बचेगा। दो बॉन्ड ब्रेक हुआ है, दो डॉट आएंगे, दोनों डॉट पे हेलोजन आके जुड़ जाएगा और जो ऑक्सीजन था उसको ट्रैप कर लिया है PCl3 ने। ऑक्सीजन ट्रैप करेगा, क्लोरीन रिलीज करेगा। देखो यहाँ से क्लोरीन निकल गए, दो क्लोरीन निकल गए, PCl3 बचा, ऑक्सीजन ट्रैप कर लिया। अच्छा अगर सोचो कार्बोक्सिलिक एसिड हो, दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड, सिंपली मैं एसिड लिख देता हूं, दिस इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये एक फंक्शनल ग्रुप है ना। अब अगर इसका PCl5 के साथ रिएक्शन कराएं और हीट कराएं, अब एक कंफ्यूजन ये है कि एल्कोहल के केस में खाली OH होता था और एल्डिहाइड के केस में डबल बॉन्डेड O होता था, सिंगल बॉन्डेड O नहीं था। यानी दो फंक्शनल ग्रुप था जहां सिंगल बॉन्ड O था। सिंगल बॉन्डेड O आपको कहां कहां मिला है? तो एल्कोहल में मिला है और ईथर में मिला है। तो यहां तो मजबूरी था यही बॉन्ड को ब्रेक करो, ऑक्सीजन निकल गया। अच्छा डबल बॉन्डेड कहां कहां मिला? कीटोन में मिला और एल्डिहाइड में मिला। ये कीटोन, ये एल्डिहाइड, डबल बॉन्ड ब्रेक। कार्बोक्सिलिक एसिड में सिंगल बॉन्डेड O भी है, डबल बॉन्डेड O भी है। तो अब हम किसे ब्रेक करें? सवाल ये उठा कि सिंगल बॉन्डेड O को ब्रेक करेंगे या डबल बॉन्डेड O को, या दोनों को। तो कहते हैं कि PCl5 प्रीफर करता है सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करना, यानी ये ब्रेक होगा बेटा। ये जब हम लोगों ने रेगुलर क्लासेस की थी तो वहाँ डिटेल में बताया था आपको कि जो सिंगल बॉन्डेड होता है वो बाहर की तरफ निकला होता है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ इलोंगेटेड होते हैं उसके। और आप याद कीजिए PCl5 में भी जो इलोंगेटेड बॉन्ड लेंथ है वो टूट रहा है। यानी फास्फोरस के चारों तरफ अगर आप देखें PCl5 में तो इन्वायरमेंट अलग अलग है। ये एक सिमेट्रिक मॉलिक्यूल नहीं है। एक्सियल आपस में सिमेट्रिक है, इक्वेटोरियल आपस में सिमेट्रिक है। हम लोग अगर डाइपोल मोमेंट के हिसाब से बात करें तो ठीक है, जीरो डाइपोल मोमेंट है, क्योंकि एक्सियल वाला एक्सियल को कैंसिल कर रहा है, इक्वेटोरियल वाला इक्वेटोरियल को कैंसिल कर रहा है। तो नॉन पोलर नेचर का है, सिमेट्रिक है। लेकिन अगर आप ऐसे देखें स्ट्रक्चर तो सारे बॉन्ड लेंथ सेम नहीं है। इक्वेटोरियल वाले के बॉन्ड लेंथ अलग होंगे, एक्सियल के बॉन्ड लेंथ अलग होंगे। तो एक्सियल वाले इलोंगेटेड होने की वजह से ब्रेक हो गए। सिमिलरली डबल बॉन्डेड O और सिंगल बॉन्डेड O, बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना मॉलिक्यूल करीब करीब होंगे, और जितना कम बॉन्ड ऑर्डर होगा यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे। दूर होंगे मतलब इलोंगेटेड, इलोंगेटेड होंगे तोड़ना आसान होगा। तो आपको पूरे ऑक्सीजन को निकालना है बेटा। ये कंफ्यूज नहीं होंगे कि पाई बॉन्ड ब्रेक करना है। पाई बॉन्ड ब्रेक करना आसान है, लेकिन यहां आपको दोनों बॉन्ड ब्रेक करना है तब ऑक्सीजन निकलेगा, यानी डबल बॉन्ड ब्रेक करना है। तो डबल और सिंगल में सिंगल बॉन्ड ब्रेक करना आसान है, इसीलिए पहले ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ना कि ये। तो याद रखिएगा सिंगल बॉन्ड ब्रेक होता है। अच्छा अगर सिंगल बॉन्ड ब्रेक हो गया तब तो ये बिल्कुल एल्कोहल जैसा हो गया। अब देखो क्या होगा, R C डबल बॉन्ड हो, ये बॉन्ड तो प्रोटेक्टेड है बेटा, यहाँ सिंगल बॉन्ड वाला ब्रेक करके ऑक्सीजन ट्रैप किया होगा इसने। अच्छा यहाँ से जब ऑक्सीजन निकाला तो इसके पास जो डॉट बचा रहा उससे क्लोरीन आके जुड़ गया, इसी को कहते हैं एसिड हेलाइड। तो एसिड से हम लोगों ने एसिड हेलाइड बना लिया, यानी बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्टेड हो रहे हैं। एल्डिहाइड से आप डाई हेलाइड बना रहे हैं, याद कीजिए एल्कोहल से हेलाइड बना रहे थे, ईथर से मिक्सचर ऑफ
हेलाइड बन रहा था, कीटोन से भी डाई हेलाइड बना रहे हैं बेटा, कीटोन से भी डाई हेलाइड, और एसिड से आप बना रहे हैं एसिड हेलाइड। तो अब ये O तो ट्रैप कर लिया होगा इसने और कन्वर्ट हो गया होगा ये POCl3 में, और यहाँ जो H था वो इधर से जो बचा हुआ क्लोरीन है उससे रिएक्ट कर लेगा। तो अगर आप देखें तो चीज़ें एकदम आसान हो गई, सिर्फ आपको जानना था PCl5 का फंक्शन कि PCl5 क्या करता है। PCl5 ऑक्सीजन को ट्रैप करता है बाय रिलीजिंग क्लोरीन गैस, लेकिन वो जो क्लोरीन गैस रिलीज करता है वो क्लोरीन फ्री रेडिकल के फॉर्म में, यानी 2 मॉलिक्यूल निकालता है क्लोरीन का। तो ये है हमारा PCl5 का फंक्शन। अब यहीं पर मैं सिमिलरली आपको दिखला देता हूं कि अगर मान लो ये एल्कोहल है हमारे पास और हम लोग PCl5 की जगह पर थियोनाइल क्लोराइड का इस्तेमाल किया है, SOCl2, तो देखो यहां पर भी हीट करने पे क्या होगा, क्लोरीन निकल जाएगा। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, आपने पढ़ा है अल्काइल हैलाइड में हेलोजन आर बेस्ट लिविंग ग्रुप, बहुत आराम से निकलते हैं। और दूसरी बात अभी बताया था मैंने, डबल और सिंगल में सिंगल बॉन्ड ब्रेक करना आसान है। तो यहाँ से क्लोरीन निकलेगा, यहाँ से क्लोरीन निकलेगा, क्लोरीन के निकलने की वजह से सल्फर पे डॉट, सल्फर पे डॉट, डॉट का मतलब 2 डॉट है यानी एक लोन पेयर। एक लोन पेयर क्या करेगा, एक ऑक्सीजन को खींच लेगा और ये बना लेगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। यानी थियोनाइल क्लोराइड भी ऑक्सीजन ट्रैप करता है बेटा। तो ऑक्सीजन ट्रैप करेगा, ट्रैप करने के चक्कर में ये बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन पर आ जाएगा डॉट यानी फ्री रेडिकल, और उस फ्री रेडिकल से जाकर जुड़ेगा ये क्लोरीन। फिर यहां पर बॉन्ड ब्रेक हुआ था ऑक्सीजन को निकालने के चक्कर में, तो H पे आया था डॉट, उससे लगेगा ये क्लोरीन HCl। एकदम सेम फंक्शन है, बस वहां पर क्या हो रहा था, POCl3 बन रहा था, यहां सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगा। लेकिन ऑर्गेनिक में कोई डिफरेंस नहीं है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आपका सेम आएगा। तो ये था हमारा एक रिएजेंट जो सिमिलर था, वैसे तो 2 हैं, थियोनाइल क्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, लेकिन आप इसको जानिए कि ये करता क्या है, ये ऑक्सीजन को ट्रैप करता है। जहाँ कहीं पर भी आपको 2 ऑक्सीजन मिलेंगे तो हमेशा याद रखिएगा उसको ब्रेक करना है जो ईजिली ब्रेक हो जाएगा। ईजिली ब्रेक वो होगा जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा। अब हम लोग चलते हैं जिसके लिए ये रिएजेंट हम लोगों ने पढ़ा, चूँकि मैंने आपको पहले ही बोला हम लोग नेमिंग रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। तो नेमिंग रिएक्शन में हम लोग देखेंगे, पहला जो नेमिंग रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड का है बेटा, और रिएक्शन का नाम है हेल वोल्हार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन। और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, शॉर्ट में इसको HVZ कहते हैं। H फॉर हेल, V फॉर वोलार्ड, Z फॉर ज़ेलेंस्की, हेल वोलार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन। देखो किसी भी नेमिंग रिएक्शन के लिए मैं करता क्या हूँ कि शुरू में 4-5 बातें लिख देता हूँ, फिर मैकेनिज्म पे आएंगे। सबस्ट्रेट क्या होगा, तो याद रखना अल्फा हाइड्रोजन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपको पता चल गया ये किस फंक्शनल ग्रुप के नेमिंग रिएक्शन है भाई, तो कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी हमारा जो चैप्टर है 12th क्लास का वो है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर ये नेमिंग रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्डिहाइड और कीटोन में पढ़ाएंगे आपको कैंजारो रिएक्शन और अल्डोल कंडेंसेशन, वो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होंगे। खैर, तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अच्छा, अल्फा हाइड्रोजन आपने कहाँ पढ़ा है ज़रा याद कीजिए। तो आपने अल्फा हाइड्रोजन पढ़ा था टॉटोमेरिज्म में, जीओसी के अंदर, टॉटोमेरिज्म के अंदर कीटो इनॉल में कन्वर्जन।
तो याद रखिए टॉटोमेरिज्म की जो कंडीशन है वही कंडीशन यहां होनी चाहिए, यानी अल्फा हाइड्रोजन होगा कार्बोक्सिलिक एसिड के पास। तो वैसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो वो हमें लेना है एज अ सबस्ट्रेट। अच्छा, इस पर जिसका अटैक कराना है वो जो रिएजेंट है वो रिएजेंट है रेड फास्फोरस, और साथ में कोई भी हेलोजन, हमने ब्रोमीन ले लिया, कोई भी हेलोजन आप ले सकते हैं। तो X2 से भी जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, खैर मैंने ब्रोमीन ले लिया है यहाँ, यानी हेलोजन गैस होगी और रेड फास्फोरस होगा। ये हमारा रिएक्शन कराना है। तो ये तो हो गया पहला पार्ट। इसके बाद इसी नेमिंग रिएक्शन में हाइड्रोलिसिस कराया जाता है। हाइड्रोलिसिस, अच्छा हाइड्रोलिसिस को दिखलाते हैं हम लोग या तो हाइड्रोनियम आयन की तरह, या हम लोग दिखलाते हैं वाटर इन एसिडिक मीडियम। यही है, इन दोनों को कंबाइन करोगे तो हाइड्रोनियम आयन बनेगा, यानी एसिडिक वाटर आपको लेना है। एसिडिक वाटर आपको पता होगा, ये इलेक्ट्रोलाइसिस या आप यूँ समझे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाया गया वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस। तो वाटर का जो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है वो एसिडिक मीडियम में होता है। सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह हम लोग लेते हैं तो वाटर ब्रेक हो जाता है। तो कुल मिलाकर आपको हाइड्रोलिसिस करवाना है रेड फास्फोरस और हेलोजन के प्रेजेंस में। ये याद रहे कि जो हेलोजन आपने लिया है बेटा ये एक्सेस में है। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हेलोजन एक्सेस में लिया गया है, रेड फास्फोरस लिया गया है, बाद में हाइड्रोलिसिस करवाया गया है। तो जो प्रोडक्ट आपका बनता है, जो प्रोडक्ट आपका बनता है वो अल्फा हेलोजन एसिड बनता है। अल्फा हेलोजन एसिड यानी हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय हेलोजन। यानी रिएक्शन का शॉर्टकट तो बहुत आसान है, आप हाइड्रोजन को हटाकर हेलोजन लगा दीजिए बस। तो इतनी सारी बातें हैं। अब इसको मैं शॉर्टकट में पहले देख लेता हूं। मान लो यहां हमने लिया एक कार्बन और यहां लिया है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड? इस पे हम हाइड्रोजन लगा देते हैं। दिस इज अल्फा कार्बन। फंक्शनल ग्रुप के बाद जो कार्बन होगा वो अल्फा कार्बन होगा, जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। ये सारी कंडीशन पढ़ा दी गई है। तो sp3 कार्बन है, साथ में इस हाइड्रोजन को हम लोग कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि ये अल्फा कार्बन पे था। इसी का रिएक्शन करवाना है। सबसे पहले रेड फास्फोरस प्लस कोई भी हेलोजन ले सकते थे, यहाँ ब्रोमीन, ये पहला है। उसके बाद हाइड्रोलिसिस करवा दिया गया है। तो देखो मैकेनिज्म को रहने दो, प्रोडक्ट पहले समझ लो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। तो प्रोडक्ट बनने वाला है कि एक अल्फा हाइड्रोजन आप रिप्लेस कर देंगे, यानी यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन हटाएंगे, यहाँ से ब्रोमीन हटाएंगे, ब्रोमीन रिप्लेस्ड अल्फा हाइड्रोजन। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। तो एकदम आसान था। आप देखें अल्फा हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय अल्फा हेलोजन। तो हाइड्रोजन हटा के हेलोजन लगा देना है। यही कहलाता है बेटा हेल्महोल्ट्ज़-ज़ेलेंस्की रिएक्शन। अब आते हैं मैकेनिज्म की तरफ। इसका मैकेनिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट है और एक एक चीज़ को समझते हुए चलेंगे। तो मैकेनिज्म कैसे है वो ज़रा देख लिया जाए। यही हमारा सबस्ट्रेट और रिएजेंट है, इन्हीं का इस्तेमाल करना है मैकेनिज्म के अंदर। सबसे पहली बात, मैकेनिज्म के अंदर जो आपका रिएजेंट है डेट इज़ रेड फास्फोरस प्लस ब्रोमीन। ये क्लोरीन भी हो सकता था,
तो ये क्या बनाता है वो सुनिए। तो ये बनाता है PbR5 फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड। क्लोरीन होता तो PCl5 बनाता। तो फास्फोरस ब्रोमीन या कोई भी हेलोजन के साथ रिएक्ट करके ये बनाता है हेलाइड। और अब थोड़ा सा इनऑर्गेनिक पे आ जाते हैं। फास्फोरस अगर कोई भी हेलोजन से रिएक्ट करता है तो 2 एसिड बनाते हैं। अगर ऑक्टेट रूल को फॉलो किया जाए तो ट्राई हेलाइड, और एक्सटेंड किया जाए तो पेंटा हेलाइड। यानी फास्फोरस के पास d ऑर्बिटल भी है, इसलिए वो पेंटा हेलाइड तक बना सकता है। यानी इस वक्त हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d, और यहाँ हाइब्रिडाइजेशन है sp3 विथ 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी यहाँ पिरामिडल जैसा शेप है और यहाँ पे हेक्साहेड्रल या ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जैसा है। ये थोड़ा सा इनऑर्गेनिक हो जाएगा, इसलिए उतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं। फिलहाल आप समझो, फास्फोरस जब भी हेलोजन से रिएक्ट करता है या तो ट्राईवैलेंट या पेंटावैलेंट बनाता है। तो ट्राईवैलेंट तब बनाएगा जब बहुत लिमिटेड अमाउंट में आपको हेलोजन हो, यानी हेलोजन कम अमाउंट में रहे, तब ट्राई बनाएगा। अगर हेलोजन अच्छा खासा है तो ये पेंटा बना लेगा, क्योंकि कहते हैं कि अगर ट्राई बना है और उसके बाद दोबारा से अगर आपको कहीं मिल गया हेलोजन तो वो पेंटा ही में कन्वर्ट होगा, पेंटा ही में कन्वर्ट होगा। तो अगर बहुत लिमिटेड अमाउंट में हेलोजन हो, हेलोजन की तादाद कम हो, तब ट्राई बनेगा। अगर हेलोजन ज़्यादा हो तो पेंटा बनेगा। इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ पर एक्सेस में लिया गया था ब्रोमीन, एक्सेस में लेने की वजह से ट्राई नहीं बना, पेंटा बना। ट्राई नहीं बना, पेंटा बना। हर बार पेंटा बना। जो मॉलिक्यूल ट्राई बना रहे थे वो भी वापस जो एक्सेस ब्रोमीन थे उसको लेकर ट्राई कन्वर्ट हो गया पेंटा में। तो याद रखिएगा, इस रिएक्शन में हेलोजन जब भी फास्फोरस से मिलता है पेंटा बनाता है। अब याद करो, ये आपको कैसा लग रहा है? ये आपको लग रहा है 2 मॉलिक्यूल ब्रोमीन को डोनेट करने वाला और साथ में ऑक्सीजन एक्सेप्ट करने वाला, PCl5 जैसा है। अरे वहाँ क्लोरीन था, यहाँ ब्रोमीन है, दोनों का दोनों तो सेम फंक्शनल ग्रुप है। यानी अगर आप देखें तो हेलोजन ग्रुप में है क्लोरीन और ब्रोमीन। तो याद रखिए, PCl5 और PbR5 सेम फंक्शन है। वहाँ क्लोरीन निकलता था, यहाँ ब्रोमीन निकलेगा। यही तो स्ट्रक्चर होता है। वापस से इक्वेटोरियल पोजीशन ब्रेक। तो इसका मतलब साफ हो रहा है कि ये ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करना चाहेगा। और हम लोगों ने पढ़ा था कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जो सिंगल बॉन्डेड होते हैं ऑक्सीजन, वो चले जाएंगे। तो सबसे पहले ब्रोमीन फास्फोरस के साथ रिएक्ट करके PbR5 बनाएगा। याद रखना, ये एक्सेस में है बेटा। एक्सेस का मतलब बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब साथ में कुछ ब्रोमीन भी बच जाएगा। यानी हमारे पास इन दोनों रिएजेंट का जब रिएक्शन कराया गया तो लगभग जो प्रोडक्ट मिले हैं वो पूरा का पूरा ब्रोमीन जो बचा हुआ है, और जितना यूज़ होना था वो यूज़ होके PbR5 बना। फिर PbR5 हीट होने पर इन दोनों में कन्वर्ट हो गया। यानी फाइनली मुझे ब्रोमीन फ्री रेडिकल और ब्रोमीन लिक्विड के फॉर्म में जनरली रहता है। ये चीज़ें हमें मिली हैं, 3 चीज़ें, दिस वन, दिस वन, दिस वन। अब सुनो, यहाँ से रिएक्शन की शुरुआत होगी। कार्बोक्सिलिक एसिड हमने लिया था, वो भी अल्फा हाइड्रोजन वाला। इस पर कौन अटैक करेगा? ये PbR5 जो कि इसमें कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। अब ये क्या करेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड किस में कन्वर्ट होता था? एसिड हेलाइड में। बोलो। यानी ये जो प्रोडक्ट था इसका इस्तेमाल हम लोगों ने कर लिया। तो ये हमारे पास देख लिया जाए, यहाँ से ऑक्सीजन हटा है, यहाँ से एक ब्रोमीन आकर इस कार्बन पर, एक ब्रोमीन आकर इस हाइड्रोजन पर,
यहाँ पर बच गए 3 ब्रोमीन, ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर लिया, PbOr3 प्लस HBr। बिल्कुल PCl5 की तरह है बेटा, इसीलिए PCl5 पहले पढ़ाया इस रिएक्शन से। तो ये हमारा बन गया PbR5। अगर ब्रोमीन लिमिटेड अमाउंट में होता तब तो रिएक्शन यहीं पर स्टॉप हो जाता, लेकिन चूंकि ये एक्सेस में है तो अब बताओ क्या होना है। ध्यान से देखो, क्या इस हेलोजन को अगर मैं छोड़ दूं तो क्या मुझे ये कीटो ग्रुप दिख रहा है, फंक्शनल ग्रुप, और ये अल्फा कार्बन है और ये अल्फा हाइड्रोजन है, तो क्या ये टॉटोमेरिज्म शो करेंगे? यही कंडीशन है, टॉटोमर बनाएंगे। इसीलिए मैंने पहला पॉइंट ही बताया था, वो कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। अभी तक अल्फा हाइड्रोजन का आपने इस्तेमाल नहीं किया है, आपने सिंपली रिएजेंट का इस्तेमाल किया। रिएजेंट के इस्तेमाल करने के बाद PbR5 बना, PbR5 ने इस ऑक्सीजन को ले लिया। अल्फा हाइड्रोजन तक तो आप आए ही नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन पर अब आएंगे कि जब PbR5 रिएक्शन करा चुका है तो अब हम लोग टॉटोमर बनाएंगे। और टॉटोमर में क्या होता है, तो यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन H+ बनकर निकलता है और ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, यानी इसको एक साथ लिख देता हूँ, CH, दिस इज डबल बॉन्ड COH Br। ये हमारा इनॉल फॉर्म है, कीटो इज कन्वर्टेड टू इनॉल। ये तो आपको पता ही होगा ना, कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव खींचकर माइनस बनाएगा, यहाँ H+ जाएगा, यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप में हमेशा कार्बन पे डेल्टा प्लस और यहाँ डेल्टा माइनस होता है, ये प्लस ये माइनस मिला के एक बॉन्ड बना लेगा। ये समझो ये माइनस था तो अपना लोन पेयर इस कार्बोकेटायन के वैकेंट ऑर्बिटल में डाल देगा और वहाँ से एक बॉन्ड बन जाएगा, साथ में ये निगेटिव था, यही H+ आकर यहाँ जुड़ गया। तो ये टॉटोमेरिज्म में पढ़ाया जा चुका है। अच्छा, टॉटोमेरिज्म क्यों हो गया? अब सवाल ये, टॉटोमेरिज्म क्यों होगा? भैया मीडियम एसिडिक है, एसिडिक या बेसिक मीडियम में टॉटोमेरिज्म होता है। अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए और साथ में मीडियम एसिडिक होना चाहिए। तो आप देखें, सिर्फ आपने किसका इस्तेमाल किया? PbR5 का। कुछ ब्रोमीन अभी भी बचे हुए हैं, कुछ ब्रोमीन अभी भी बचे हुए हैं। तो पहला स्टेप पर तो आपने ये देख लिया। दूसरा आप सोचें, हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है फर्स्ट स्टेप के बाद, वो कुछ इस तरह का है। ठीक है, और साथ में हमारे पास ब्रोमीन गैस है। ब्रोमीन का मैंने ये स्ट्रक्चर बना लिया। अब ध्यान से देखो, क्या ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है, वो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देकर रेजोनेंस कराना चाहेगा? अगर ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देकर रेजोनेंस कराता है तो हमें स्ट्रक्चर ये कुछ मिलता है। बोलो, अब चूंकि ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया है तो क्या ये सिंगल बॉन्ड को ब्रेक कर लेगा? और ब्रेक करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा साथ में H+ मीन्स वैकेंट ऑर्बिटल। तो हम लोगों ने जो टॉटोमर बनाया था उसी टॉटोमर पे ब्रोमीन से रिएक्ट करवाया। वो ब्रोमीन जो बचा हुआ है, कुछ ब्रोमीन रिएक्ट करके रेड फास्फोरस के साथ PbR5 बना चुके थे। PbR5 ने पहला स्टेप में रिएक्शन किया, टॉटोमेरिज्म कराया। टॉटोमर पे जो बचे हुए ब्रोमीन थे उन्होंने अब अटैक करना है। तो अब वो कैसे अटैक करेंगे तो वो देखिए, मैं समझाऊंगा अभी ये कि यही बॉन्ड क्यों टूटा, ये क्यों नहीं टूटा, वो सारे स्टेप्स हम लेंगे। तो ब्रोमीन के पास होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देता है H+ को। अब यहां बनाना चाहता हूं मैं इधर, जब ये दे देगा तो क्या होगा, तो HBr
बी आर पे प्लस चार्ज। डेटिव बॉन्ड को हम लोगों ने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में सिखाया था कन्वर्ट करना, और फॉर्मल चार्ज इस पे आएगा निगेटिव, इस पे आएगा प्लस, निगेटिव प्लस मिलकर न्यूट्रल, इस पे आ जाएगा प्लस। अब जैसे ही ब्रोमीन पे प्लस आएगा बेटा, क्या ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव हो गया? ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद यहाँ तो HBr बनेगा और यहाँ पर Br पॉजिटिव, यानी इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। क्या ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा? तो अब हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है वो ये है। तो पहले स्टेप पर यही बनता है। पहला स्टेप का मतलब रेड फास्फोरस प्लस एक्सेस ब्रोमीन के बाद यही बनता है। क्यों? क्योंकि अल्फा कार्बन पर भी हेलोजन जुड़ता है, अल्फा कार्बन पर भी, और फंक्शनल ग्रुप कार्बन पे भी जुड़ता है। बेटा एक्सेस में है तो सीधा समझो फंक्शनल ग्रुप पे भी जोड़े हो और अल्फा पे भी जोड़े हो। ये पूरा पहला स्टेप हुआ आपका, रेड फास्फोरस प्लस एक्सेस ब्रोमीन। मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर एक्सेस नहीं होता तो फिर यहाँ अल्फा पे नहीं जुड़ता, फिर तो ये लिमिटेड में होकर आपको PCl5 जैसा स्ट्रक्चर बनाता, PBr5। बस सारे के सारे ब्रोमीन यूज हो गए हैं PBr5 बनाने में। तो PBr5 सीधे सी बात है एसिड हेलाइड बना के छोड़ देता, तो ये एसिड हेलाइड ही बनता। यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह हेलोजन नहीं आता, ये हेलोजन आया है सिर्फ एक्सेस होने की वजह से। अब यहीं पर सवाल हम लोग लेते हैं। पहला सवाल ये है हमारे जहन में कि ठीक है भाई, टॉटोमर हमने बनाया था इनॉल फॉर्म, ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया, ये पाई बॉन्ड टूटा। पहला सवाल, लोन पेयर तो ब्रोमीन पर भी था। रेजोनेंस की जहां तक बातचीत है, ब्रोमीन देता इस कार्बन को, पाई बॉन्ड ब्रेक करा देता और डबल बॉन्ड यहां आ जाता। तो आखिर ब्रोमीन ने लोन पेयर क्यों नहीं दिया? तो देखो, ये बात आपको सिखाया गया है नाला वाला कॉन्सेप्ट की। जैसे जैसे आप पीरियड टेबल में ऊपर से नीचे आते हैं, साइज बढ़ता जाता है। साइज बढ़ने की वजह से न्यूक्लियोफिलिसिटी कैरेक्टर घटता जाता है। तो अगर आप देखें, यहाँ पर दो स्पेसीज हैं जिसके पास लोन पेयर है, ब्रोमीन और ऑक्सीजन। न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज़्यादा है? ऑक्सीजन की, डेफिनेटली। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी नहीं देखते, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी देखते हैं सेम पीरियड में। जब ग्रुप में देखना होता है तो साइज देखते हैं। ब्रोमीन का साइज बड़ा है, लोन पेयर देना मुश्किल होगा, जबकि ऑक्सीजन छोटा साइज है, लोन पेयर देना आसान होगा। इसीलिए पहली बात तो ये समझ में आ गई कि ब्रोमीन लोन पेयर नहीं देगा। लोन पेयर कौन दे रहा है? ऑक्सीजन। हाँ, अब दूसरा सवाल, ठीक है ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया, लोन पेयर देकर यही हेलोजन निकल जाता, भाई ये यहाँ आया है, यही बॉन्ड टूट जाता। और ज़्यादातर केस में यही होता है। अगर आप देखें पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो अक्सर एसिड हेलाइड व्लाइड के केस में आप अक्सर देखेंगे यही कि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, फिर लोन पेयर यहाँ आया, ये ब्रोमीन निकलता है। आप अगर देखेंगे तो यहाँ से ब्रोमीन निकलता है एसिड हेलाइड के केस में। तो ये भी तो एसिड हेलाइड था, यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हुआ कि ब्रोमीन निकला? तो समझो बात को, ब्रोमीन मानता हूँ मैं कि अच्छा लिविंग ग्रुप है, लेकिन यहाँ पर आपको ब्रेक करना है सिग्मा, यहाँ ब्रेक करना है पाई। इसमें इसलिए ब्रोमीन निकलना आसान होगा क्योंकि इधर है सिग्मा बॉन्ड, इधर है सिग्मा बॉन्ड। लेकिन अगर इधर पाई होता बेटा और इधर सिग्मा होता तो पाई को ब्रेक करेंगे। तो सिग्मा और पाई में किसी एक को अगर ब्रेक करना है तो ये अंडरस्टूड सी बात है, पहले से हमें मालूम है कि हम पाई बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ ब्रोमीन नहीं निकाला, लोन पेयर का अटैक कराया कार्बोकेटायन पे, ये पाई बॉन्ड ब्रेक किया। पाई बॉन्ड नहीं होता तब ब्रोमीन निकलता। तो आगे जहां कहीं पर भी इस तरह का केस आप देखेंगे तो मैं ब्रोमीन उसी वक्त निकालूंगा जब इस कार्बन पे सिंगल बॉन्ड होगा। अगर इस कार्बन पे डबल बॉन्ड होगा, ब्रोमीन कभी ना निकलेगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि वो वीक बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड को आप ब्रेक करते हैं और ये सिचुएशन ले आते हैं। तो अब तो समझ में आ गया आराम से कि ये लोन पेयर इस पर अटैक करेगा, यहाँ आएगा और यहाँ अल्फा पे आपको निगेटिव चार्ज आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, इसलिए ब्रोमीन आकर यहाँ लग जाएगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने हेलोजिनेशन रिएक्शन पढ़ा था कि ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा और रिएक्शन हो जाएगा। तो यहाँ तक तो हो गया। मेन यहीं तक समझना था कि इन दोनों का असल फंक्शन क्या है। तो इन दोनों का असल फंक्शन ये है कि PBr5 बनाएगा, ऑक्सीजन ट्रैप करेगा, ब्रोमीन को रिलीज करेगा, फंक्शनल ग्रुप पे ब्रोमीन आकर लग जाएंगे। जो बचे हुए ब्रोमीन हैं अब वो अल्फा पर अटैक करेंगे आफ्टर टॉटोमर के बाद अटैक करके अल्फा पर भी लगा देंगे, फंक्शनल ग्रुप पे भी लगा देंगे। अब हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं, यानी
मैकेनिज्म का लास्ट पार्ट हम लोग देख रहे हैं, तीसरा पार्ट। ये है वाटर, एसिडिक मीडियम है, लेकिन चलिए आप वाटर मानिए कि ये हमारे पास वाटर है इन एसिडिक मीडियम। हाइड्रोलिसिस करवाना है। देखो होता क्या है, ये वाला कार्बन कार्बोनाइल ग्रुप में डेल्टा प्लस होता है, और जब ये डेल्टा प्लस होता है तो इस पर ऑक्सीजन अपना लोन पेयर अटैक कराता है। यानी ये हाइड्रोलिसिस का एक जनरल केस है। जितने भी कार्बोनाइल ग्रुप हैं उसमें जब भी वाटर का यानी हाइड्रोलिसिस कराना होगा या कोई लोन पेयर स्पीशीज आएगा तो वो कार्बोनाइल पे अटैक मारेगा, क्योंकि कार्बोनाइल पॉजिटिव चार्ज होता है। अच्छा देखो, ये इस पर अटैक मारेगा तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा प्लस चार्ज, इस पर आ जाएगा माइनस चार्ज, और यहां आ जाएगा ब्रोमीन। ठीक है, यही है रिएक्शन। ये यहां आया सिंपल, ये बॉन्ड टूट गया, यहां माइनस चार्ज, यहां ये चार्ज। थोड़ी देर के बाद क्या होगा वो सुनो। थोड़ी देर के बाद ये होगा कि यहां आएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। हालांकि साथ में यहां पर भी चीज़ें होती हैं, अगर आप देखें तो मैं यहीं पर पहले समझाता हूं मैं कि होगा क्या। ये H, ये एक काम करते हैं, अभी तो ये है ही सिंपल सी बात। यहाँ लोन पेयर अटैक किया और ये ब्रोमीन निकाल दो, हेलोजन। ब्रोमीन क्यों निकाला? क्योंकि इस बार सिंगल बॉन्ड था, कार्बन के चारों तरफ सिंगल बॉन्ड था बेटा, तो हेलोजन का निकलना ज़्यादा आसान है। हेलोजन इज़ बेस्ट लिविंग ग्रुप। तो आप क्या कर रहे हैं, कार्बन CHBr, C डबल बॉन्ड O, चूँकि लूज़ किया है तो निगेटिव चार्ज ख़त्म हो गया, ब्रोमीन चला गया है, और यहाँ पर आपको H पे प्लस चार्ज, साथ में जो रिलीज़ हुआ है वो Br माइनस है बेटा। थोड़ी देर के बाद आपको पता है कि ये तो जब H प्लस निकलेगा तो वो H तो Br के साथ अलग हो गया, तो फाइनली वी विल गेट अल्फा सब्स्टिट्यूटेड हेलोजन, C डबल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड OH, एक H चला गया था तो साइड प्रोडक्ट आपका HBr भी बना। मुझे साइड प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है, ये है फाइनल प्रोडक्ट। तो जब भी रेड फास्फोरस और एक्सेस में हेलोजन हो और हाइड्रोलिसिस करवाया जाए तो आप समझ जाइएगा हेल-वोलार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन है, और ये रिएक्शन करता कुछ नहीं है, बस अल्फ़ा हाइड्रोजन की जगह पे अल्फ़ा हेलोजन ले आता है एट लास्ट, यानी फंक्शनल ग्रुप का वापस OH मिल जाता है हाइड्रोलिसिस से। अगर आप हाइड्रोलिसिस नहीं कराएंगे तो यहाँ पर भी आपको हेलोजन मिलेगा। फंक्शनल ग्रुप पे तो हेलोजन सबसे पहले आता है ना, क्योंकि वो PCl5 वाला कॉन्सेप्ट था, उसी बेस पर आता है यहाँ पर पहले हेलोजन, उसके बाद टॉटम करके जो एक बचे हुए हैं हेलोजन वो अल्फ़ा पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, और फिर बाद में यहाँ से हेलोजन निकल जाता है, क्योंकि हाइड्रोलिसिस हम लोग करवा रहे हैं। हाइड्रोलिसिस के बाद हमेशा याद रखिएगा यही निकलता है। अब यहाँ पे फिर से सवाल आया कि वाटर ने अटैक यहीं क्यों किया? ये कार्बन भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव था। जब हमें अटैक कराना है तो हम यहीं क्यों अटैक कराएंगे? ये कार्बन पॉजिटिव है ड्यू टू दिस हेलोजन ग्रुप। ये हेलोजन ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो अब वही बातचीत ज़रा ध्यान से देखो, इस पर जो पॉजिटिव चार्ज आएगा बेटा वो डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस आएगा। सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पाई बॉन्ड है, कंप्लीटली ब्रेक हो गया है, ब्रेक होकर यहाँ एक तरह से कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है, कंप्लीट नेगेटिव चार्ज। तो जहाँ पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी लोन पेयर का अटैक वहीं आसानी से होगा। तो ये बात तो समझ में आ गई कि जब भी कभी, इसलिए मैंने कहा कार्बोनाइल ग्रुप होंगे तो आप हमेशा ये मान के चलिएगा कि अटैक कार्बोनाइल के कार्बन पर होना है। तो एक बात तो ये समझ में आ गई, चलो ठीक है कि
यहाँ ना अटैक होकर यहाँ क्यों अटैक हुआ, क्योंकि यहाँ पर प्लस चार्ज ज़्यादा है, यहाँ पे प्लस चार्ज कम है। तो जहाँ इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन का अटैक वहीं पर होगा। अब दूसरी बात कि ठीक है भाई, अटैक करा दिया, अटैक कराकर ये स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, ठीक है, ये लोन पेयर आया यहाँ पर, तो ये बॉन्ड क्यों नहीं ब्रेक किया, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता। तो वही बात, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक करना ज़्यादा आसान है बेटा। क्यों ज़्यादा आसान है, क्योंकि जैसे ही यहाँ बॉन्ड ब्रेक कीजिएगा इस कार्बन पे, ये अगर नहीं भी आता तो ये हेलोजन का निकलना क्यों आसान है, क्योंकि ये हेलोजन निकलेगा बेटा तो कार्बोनाइल पॉजिटिव होगा। जब कभी भी मैं बताता हूँ कि कार्बोनाइल ग्रुप, जिसको एसाइल भी कहते हैं, पॉजिटिव होता है तो ये ज़्यादा स्टेबल है ड्यू टू मेसोमेरिक इफेक्ट, ऑक्सीजन का लोन पेयर जाएगा। जबकि यहाँ से अगर आप हेलोजन को निकालोगे तो यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा अल्काइल। तो कार्बोकेटायन एसाइल और अल्काइल में अल्काइल वाला कम स्टेबल है, एसाइल वाला ज़्यादा है। तो यहाँ याद रखिएगा हमेशा यही हेलोजन निकलता है, क्योंकि ये एसाइल वाला बनता है, यानी कार्बोनाइल ग्रुप बनता है, तो यही हेलोजन निकलेगा। बाद में तो आप देख रहे हैं रिएक्शन आसान है। तो कुल मिलाकर यही रिएक्शन आपको जहन में रखना है। तो ये है हेल-वोलार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ। वैसे रिएक्शन आता आसान है, मैकेनिज्म के ऊपर चीज़ें समझ में डिटेल में आ जाती हैं। बाकी क्वेश्चन में एक देख रहा हूँ, क्वेश्चन देख रहा हूँ मैं, एक ही मैं कोशिश करता हूँ 3-4 बातें समझाने की। तो आपको फाइनल प्रोडक्ट बताना है क्या होगा, और डिग्री ऑफ अनसैचुरेटेड यानी DU बताना है आपको क्या होगा। तो मैं ये हमारे पास कोई सबस्ट्रेट है, कार्बोक्सिलिक एसिड हमने लिया है, ये अल्फ़ा कार्बन है बेटा, इस पे अल्फ़ा हाइड्रोजन है, हो क्या रहा है वो सुनिए। और मैं चाहूँगा कि आप स्टेप बाय स्टेप बताइए। सबसे पहले फास्फोरस प्लस ब्रोमीन, ब्रोमीन एक्सेस में है। फिर सेकेंड स्टेप पर हाइड्रोलिसिस है, और तीसरे स्टेप पर डाइल्यूट NaOH। आपको बताना तो फाइनल प्रोडक्ट है, और उस फाइनल प्रोडक्ट का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताना है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को तो बाद में डील करेंगे, पहले तो आप ये जानिए कि फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पे सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट बनाने का नहीं है। मैं रिएक्शन मैकेनिज्म मैंने इसलिए समझाया था आपको, हम पहले स्टेप के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी लिखेंगे, फिर दूसरे स्टेप के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी लिखेंगे, और फिर फाइनली देखेंगे तीसरे स्टेप के बाद क्या बना। तो क्या आपको ये कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है, और ये अल्फ़ा कार्बन दिख रहा है जिस पे अल्फ़ा हाइड्रोजन है, और ये कंडीशन आपको दिख रही है हेल-वोलार्ड-ज़ेलेंस्की। तो ठीक है, दोनों के बाद तो आपको समझ में आ गया था कि यहाँ पर हेलोजन लगना है, ब्रोमीन। यानी ये क्लियर बात है कि इन दोनों स्टेप के बाद अगर मैं डायरेक्ट बताऊँ आपको, दोनों स्टेप के बाद यही था हमारे पास, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन की जगह पर ब्रोमीन आकर लग जाएगा। तो यही हो सकता है, और क्या होगा। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई हमें। इन दोनों स्टेप के बाद ये बना है। लेकिन मैं क्या बोल रहा था कि नहीं, मुझे तो स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो ज़रा मुझे बताइए कि पहले स्टेप पर क्या होगा बेटा। तो मैं अच्छे से जानता हूँ पहले स्टेप पर ये दोनों मिलेगा, PBr5 बनेगा। PBr5 अगर बना तो वो सिंगल बॉन्डेड O को हटा देगा और यहाँ पर क्या लगा देगा,
Br, PBr5 जो बना था, PBr5 वो ब्रोमीन रिलीज करेगा, दो ब्रोमीन निकलेंगे और साथ में वो ऑक्सीजन को ट्रैप करेगा। तो सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन चला गया बेटा, H के साथ एक HBr चला गया और दूसरा जो Br था वो आकर यहां लग गया। फिर हमें मालूम है टॉटोमेरिज्म भी होता है। टॉटोमेरिज्म के बाद क्या होगा, यहाँ का H उठ कर यहाँ जाएगा, ये सारी बातें पता चल गई थी। इनॉल बन जाएगा। फिर उसके बाद जो एक्सेस ब्रोमीन है, क्या वो ब्रोमीन अटैक करेंगे? लेफ्ट वाला ही ब्रोमीन लगाता है यहाँ अल्फा पर, तो ये लेफ्ट वाला ब्रोमीन था बेटा। ये सब बातें इसलिए पढ़ाई जाती हैं क्योंकि अब जरा समझो बात को। ये रिएक्शन इस तरह से दिया होता, PCl5 पहले स्टेप पर और दूसरे स्टेप पे बोलता ब्रोमीन, तब क्या करते? तो अगर ये ना देकर इस तरह से देता कि पहले इतना क्लोरीन था कि वो रेड फास्फोरस के साथ PCl5 बना लिया, या सिंपली वो डायरेक्ट दिया PCl5 कि भाई हमने तो रिएक्शन करा के PCl5 बना लिया और PCl5 का अटैक करा रहे हैं। तो PCl5 का जब आप अटैक कराएंगे, मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ सिर्फ इस रिएक्शन को समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट क्या है। PCl5 से रिएक्शन कराएंगे तो बेटा ये आ जाएगा और जो बचा हुआ क्लोरीन ब्रोमीन था वो यहाँ आ जाएगा। तो ये है पूरा मैकेनिज्म का डिटेल कि वो कुछ भी चेंजेस करे ना तो हम समझ सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए, अप्लाई कर देंगे, क्योंकि PCl5 का हमें मालूम था कॉन्सेप्ट कि ये होता है। या उसी तरीके से वो ये कर देता कि PBr5 लेता, तो PBr5 क्या करेगा, फंक्शनल ग्रुप पे ब्रोमीन लगा देगा और ये क्लोरीन अल्फा पोजीशन पे आके लग जाएगा आफ्टर टॉटोमर। लेकिन खैर यहाँ पर ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, हमें खुद से ये चेक करना है कि PBr पहले बना होगा PBr5, चूँकि वो PBr5 जो था वो फंक्शनल ग्रुप पे अटैक किया होगा, ब्रोमीन को सब्स्टिट्यूट कर दिया होगा, एसिड हेलाइड बना दिया होगा, जो बचे हुए ब्रोमीन थे वो अल्फा पोजीशन पे आ गए होंगे। तो ये हो गया बेटा फर्स्ट स्टेप का। हाँ, सेकेंड स्टेप बोलता है हाइड्रोलिसिस, वो वहाँ बना चुके हैं हम। हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस के बाद क्या होता है, तो यहाँ से हेलोजन निकल जाता है, OH आ जाता है और जो हेलोजन गया है बेटा उस पे आएगा ब्रोमीन। वैसे भी सोचो ना, ये ब्रोमीन निकलेगा माइनस के फॉर्म में, तो वाटर से मिलेगा उसको H और यहाँ कार्बन पे आ जाएगा प्लस चार्ज। ये कार्बन का प्लस चार्ज स्टेबल है क्योंकि ये एसाइल ग्रुप है बेटा। एसाइल में कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होता, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, तो यहाँ एसाइल ग्रुप हो गया है बेटा। तो एसाइल ग्रुप पर यानी कार्बोकेटाइन पर आकर जुड़ेगा वाटर से OH निगेटिव और अल्फा पे तो ब्रोमीन है ही। कार्बन गिन लो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये हमारा बन गया। डायरेक्ट हम लोग देख सकते थे कि यार ये तो HVZ है, हेल वोलार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन, तो अल्फा पोजीशन पे डायरेक्ट लाके जोड़ दो। अब सवाल है तीसरा फाइनली कि भाई थर्ड में क्या होगा, तो डाइल्यूट NaOH का इस्तेमाल करना बेटा। डाइल्यूट NaOH का मतलब क्या हुआ, डाइल्यूट NaOH का मतलब हो गया कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये हमारा बेस है। आपने पढ़ा होगा रिएक्शन, एसिड बेस का रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अगर एल्कोहल होता तो एस्टरिफिकेशन होता, सॉफ्टनिफिकेशन जैसा रिएक्शन होगा। यानी होता क्या है कि अगर हम लोग इस पर NaOH का इस्तेमाल कर दें तो यहाँ से निकलेगा OH, यहाँ से निकलेगा H, ये है NaOH और OH। तो इसका मतलब क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर है ब्रोमीन, यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ ONA, वाटर रिलीज हो जाता है बेटा। OH यहाँ से निकलेगा, H यहाँ से वाटर, ONA यहाँ आके लग जाएगा जिसमें O पर आएगा निगेटिव चार्ज, N पे प्लस चार्ज। साथ में ध्यान दो, NaOH जो होगा यानी ये बेस एल्कोहल से भी रिएक्ट कर सकता है, चूंकि एल्कोहल का जो ये H है ये भी एसिडिक हाइड्रोजन है। तो एसिडिक हाइड्रोजन और ये बेस यानी यहाँ से निकलेगा OH, यहाँ से निकलेगा H, फिर से वाटर रिलीज, लास्ट में Na। यानी एल्कोहल के H भी एसिडिक है जिससे ये बेस रिएक्ट कर जाएगा, तो NaOH बेस की तरह काम करेगा, तो OH रिलीज कराएगा, यहाँ से H, वाटर रिलीज हो गया, Na आके लग गया। तो ये हमारा तीसरा प्रोडक्ट है। लेकिन याद रखो तीसरा प्रोडक्ट ऐसा नहीं बनेगा, ये तो सिर्फ आपने देखा। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर कहीं पर बेस आ जाए, इसको हम लोग एक तरह से बेस कहते हैं,
आयनिक कंपाउंड, एस ब्लॉक का एलिमेंट और साथ में कोई नॉन मेटल पे निगेटिव चार्ज, ये बेस वाला कॉन्सेप्ट है बेटा। तो इसमें होता क्या है कि ये Na को आप अलग रखो, Na अलग होगा, सोडियम Na+ अलग है, क्योंकि ये आयोनाइज हो चुका होता है, ब्रेक हो चुका होता है Na+ के फॉर्म में, O- के फॉर्म में। ये O का माइनस रेजोनेंस स्टेबलाइज भी है आराम से। हाँ, अब क्या होगा, ये वाला रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, यानी इस पर निगेटिव चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा है, ये तो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है बेटा, मगर क्या ये वाला रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है? तो नहीं। तो अब सवाल ये है कि ये कहाँ अटैक करेगा। तो अगर ये अटैक कर रहा है इस अल्फा कार्बन पे मान लो, अब अल्फा कार्बन पे क्यों किया, कैसे किया, वो हम देखेंगे। तो अगर ये अल्फा कार्बन पे अटैक करेगा तो कितने मेंबर की रिंग बनाएगा? एक तो ऑक्सीजन खुद रिंग का हिस्सा है, 1 2 3 4 5 6, 6 में से 5 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन है। और जिस कार्बन पर ब्रोमीन लगा हुआ है, यानी ये यहां अटैक करेगा, ब्रोमीन को रिलीज कर देगा, यही ब्रोमीन NaBr के साथ जाकर बॉन्ड बना लेगा। तो आप याद करो, जिस कार्बन से ऑक्सीजन लगा हुआ था उस कार्बन पर इस तरह से स्ट्रक्चर है। हाँ, साथ में ये Na भी है, अगर आप चाहें तो Na यहां लिख सकते हैं, Na+। ठीक है, ये वाला जो Na था ना, इसके साथ मान लो ये Br चला गया, इस Na के साथ Br- गया Na के साथ, क्योंकि यहाँ तो निगेटिव चार्ज अटैक मार दिया है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर हमारा बनता है तीसरा। याद रखना, साइक्लिक कंपाउंड बनेगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। यहाँ तक तो बहुत आसान था, हेल-वोलार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन, लेकिन डाइल्यूट NaOH के साथ यहाँ कॉन्सेप्ट आ गया कि एसिड बेस का रिएक्शन होगा, रिएक्शन होने के बाद साल्ट का फॉर्मेशन होगा। अब देखना ये है कि यहाँ पर जो निगेटिव चार्ज है ये तो रेजोनेंस स्टेबलाइज है बेटा, लेकिन ये वाला रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, इसलिए इस पर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो ये अटैक मारेगा। अब सवाल ये उठा, अटैक इसी कार्बन पर क्यों मारता है, इस कार्बन पे क्यों नहीं मारता? तो अभी मैंने बताया था ना, इस कार्बन पे इसलिए नहीं मारेगा क्योंकि ये तो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है बेटा, ये तो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है। लेकिन यहाँ से जब ब्रोमीन निकलेगा तो ये कार्बन रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं था, या यूँ समझे कि यहाँ पर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ था, यहाँ पर एसाइल केटायन का फॉर्मेशन होगा। एसाइल ज़्यादा स्टेबल है, यानी चार्ज डेंसिटी कम है, तो आपको अटैक वहाँ मारना है जहाँ पर प्लस चार्ज ज़्यादा हो। तो यहाँ पर प्लस चार्ज ज़्यादा था बेटा, और 6 मेंबर का रिंग स्टेबल भी होता है। तो कई रीज़न है जिसकी वजह से मिला। तो पहली बात तो ये हो गई कि आपसे पूछा था फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, तो दिस इज़ द फाइनल प्रोडक्ट। अब है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि डबल बॉन्डेड स्पेसीज और रिंग, इसी को कहते हैं DU, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कहलाता है जितने मल्टीपल बॉन्ड हो। अगर 1 पाई बॉन्ड है तो 1, 2 पाई बॉन्ड है तो 2, या फिर रिंग। तो यहाँ पर तो मुझे एक रिंग दिखाई दे रहा है, इसलिए 1, साथ में मुझे एक डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, इसीलिए 1। तो ज़्यादातर लोग इस क्वेश्चन का आंसर 2 मारते हैं, जबकि सही जवाब जो है वो 2.5 है बेटा, 2.5। क्यों है 2.5? ड्यू टू रेजोनेंस। याद रखना, ड्यू टू रेजोनेंस। यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर पढ़ाया गया था, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर इसका 2 इसका 1, यानी टोटल बॉन्ड ऑर्डर कितना है, तो 1.5 है। तो ये जितना बॉन्ड ऑर्डर होगा वही ले लिया जाएगा रेजोनेंस के बाद, 1.5 और इसका 1। यानी रेजोनेंस जब हो रहा हो तो प्योर पाई बॉन्ड कोई नहीं है, प्योर पाई बॉन्ड कोई नहीं है। यानी इनका जो स्ट्रक्चर आप देखोगे पाई बॉन्ड का, वो कुछ ऐसा देखोगे। और ये निगेटिव चार्ज भी इसमें डिस्पर्स हो चुका है, यानी यही पाई बॉन्ड डिस्पर्स होके जा रहा है। तो अब आप मुझे बताओ, क्या यहाँ 1 है और ये आधा है, यानी इनका बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1.5। जो बॉन्ड ऑर्डर आता है रेजोनेंस के बाद, उसी को डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में काउंट करते हैं। तो आपने रिंग के बाहर देखा था
यहाँ पर निगेटिव चार्ज, इस निगेटिव चार्ज की वजह से रेजोनेंस हुआ, रेजोनेंस की वजह से इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1.5 हो गया बेटा। तो जहाँ भी रेजोनेंस होगा सिर्फ पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करेंगे बल्कि चार्ज को भी काउंट कर लीजिएगा। चार्ज को आप आधा मानिएगा, ये मैं जुगाड़ बताता हूँ। रिंग इनको पूरा पूरा लेना है, ये तो हमें मालूम ही है। अगर आप चार्ज देखो तो चार्ज को आधा मान लो, चार्ज को आधा मान लो, तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताओ 1, 2, 2.5। तो द करेक्ट आंसर इज 2.5। IIT एडवांस का क्वेश्चन है ये। तो अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो आप चल सकते हैं। हालांकि क्वेश्चन जो था वो तो मुझे शुरू में ही बता देना था कि देखो यहाँ पर तो हेल-वोलार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन है, तो सिर्फ अल्फा पोजीशन पे क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा। अल्फा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होने के बाद आपका बेस के साथ रिएक्शन करा देंगे, रिएक्शन के बाद ये बन जाएगा। हाँ, यहीं पर एक कॉन्सेप्ट सिखाना था आपको कि साइक्लाइजेशन हो जाता है, 6 मेंबर रिंग बन जाता है, क्योंकि ये निगेटिव चार्ज तो स्टेबलाइज है, ये निगेटिव चार्ज स्टेबलाइज नहीं है, तो ये अटैक मारेगा, ब्रोमीन को यहाँ से निकाल देगा। देखो बताया था ना, सिंगल बॉन्डेड स्पेसिस हमेशा निकलता है। तो हेलोजन इस कार्बन के चारों तरफ सिंगल बॉन्ड दिख रहा है बेटा, इस कार्बन के चारों तरफ सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, इसलिए तो ये कार्बोकेटायन बन रहा है। तो अनस्टेबल है और ये भी अनस्टेबल है, इसलिए ये अटैक मारेगा, बॉन्ड बना लेगा, ये ब्रोमीन निकल जाएगा। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है कुछ। तो आज हम लोगों ने एक रिएजेंट जाना फास्फोरस का पेंटाक्लोराइड या पेंटाब्रोमाइड, यानी फास्फोरस के पेंटाहेलाइड्स कहें आप। ये जो पेंटाहेलाइड्स होते हैं ये करते क्या है कि हेलोजन को रिलीज कराते हैं और साथ में ऑक्सीजन को ट्रैप करते हैं। और ऐसा ही एक और रिएजेंट है थियोनाइल क्लोराइड SOCl2, ये भी एक ऑक्सीजन को गेन करता है और क्लोरीन को रिलीज करता है। इसी पर बेस्ड है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड जो फंक्शनल ग्रुप है, उसके अंदर एक नेमिंग रिएक्शन जिसका नाम है हेल-वोलार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन। इसमें होता क्या है, डायरेक्ट हम लोग फास्फोरस का पेंटाहेलाइड नहीं इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर करता क्या है कि फास्फोरस के साथ वो हेलोजन लेता है, हेलोजन एक्सेस में लेता है। एक्सेस में लेने की वजह से क्या होता है कि पहले वो पेंटाहेलाइड बना लेगा और पेंटाहेलाइड अपना काम कर लेगा, ऑक्सीजन को फंक्शनल ग्रुप से निकाल देगा, वो भी कौन सा, सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन को। तो वो एसिड हेलाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद एक्सेस होने की वजह से कुछ ब्रोमीन बचे हुए थे या कुछ हेलोजन बचे हुए थे, वो हेलोजन टॉटोमर करने के बाद अटैक मारेंगे अल्फा पोजीशन पे। और यही है इंपॉर्टेंट पॉइंट, अल्फा सब्स्टिट्यूटेड ही तो आपको प्रोडक्ट मिलना है। तो अल्फा पे अटैक मारा, बाद में आप हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, हाइड्रोलाइसिस एसिड हेलाइड का या जनरली किसी भी कार्बोनाइल का इलेक्ट्रोलाइसिस उसी तरीके से होता है। हेलोजन ग्रुप निकलेगा, OH आकर कार्बन पर जुड़ जाएगा। तो कार्बन या एसिड हेलाइड या आप कह सकते हैं जो फंक्शनल ग्रुप हमारा चेंज हो गया था वो वापस से कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एट द एंड ऑफ रिएक्शन अल्फा पर जरूर जाकर हेलोजन जुड़ जाएंगे। तो यहां तक हेल-वोलार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन के लिए इंपॉर्टेंट चीज था अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन क्यों इंपॉर्टेंट है, टॉटोमरिज्म करने के लिए, वरना टॉटोमरिज्म नहीं होगा। टॉटोमरिज्म नहीं होगा तो फिर अल्फा सब्स्टिट्यूशन नहीं बन पाएगा। अल्फा सब्स्टिट्यूशन नहीं बन पाएगा क्योंकि आपको मालूम है, मैंने कहा था ना कि यहाँ पर निगेटिव चार्ज तभी आएगा जब यहाँ पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। और पाई बॉन्ड कब आएगा, अल्फा हाइड्रोजन की वजह से, वरना यहीं से हेलोजन निकल जाएगा हर बार, जैसे यहाँ निकला है। तो एक एक पॉइंट इसके इंपॉर्टेंट थे, तो आप इसको बार बार देखिए, क्योंकि इधर कई सालों से लगातार इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। और उसके बाद हम लोगों ने एक क्वेश्चन लिया है IIT एडवांस का, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पे मुश्किलात बढ़ गई है। वैसे क्वेश्चन प्रोडक्ट पे नहीं आया था, क्वेश्चन डायरेक्ट आया था डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, यानी ये लिखा हुआ था, बोल रहा था कि जो ही फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसका आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताना है, प्रोडक्ट नहीं बताना है। लेकिन मैंने यहाँ पे सवाल आपको दोनों पूछे, प्रोडक्ट भी बताने हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताना है। क्योंकि मैंने सारे पॉइंट्स मैकेनिज्म में डील किए थे, इसीलिए मैंने आपको फर्स्ट सेकंड सारे प्रोडक्ट निकालने को कहे। और सही बात यह है कि जब आपको मैकेनिज्म पता है तो आप स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोडक्ट निकाला कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो हम लोग बात करेंगे किसी दूसरे नेमिंग रिएक्शन की। थैंक यू वेरी मच।